इनकम फ्रॉम सैलरीज। टैक्स का पहला क्लास में हम आपको बोला था कि जो टैक्स आप देते हो गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स अपना इनकम के ऊपर, वो इनकम आपका डिवीजन 5 पार्ट में होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम आर देयर। नंबर 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग सीख लिए। इनकम फ्रॉम सैलरीज आज सीख रहे हैं। नंबर 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो बिजनेस करेगा वो लोग के लिए। नंबर 4 कैपिटल गेन। एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये मेरा 5 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज होने के लिए यू नीड टू सेटिस्फाई वन बेसिक कंडीशन। से कौन सा कंडीशन है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए। समझे बात को? मालिक होना चाहिए और मालिक का एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो एम्प्लॉय को जो भी पैसा मिलेगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरीज। देयरफॉर दिस रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 2 कंडीशन था, एक घर होना चाहिए और वो घर का मालिक आपको होना चाहिए, और आपको रेंटल मिलना चाहिए, रेंटल इनकम। तो यहाँ पर सैलरी होने के लिए एक ही कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नाउ एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं। आपका खुद का कंपनी है, वहां पर आपका एम्प्लॉयज लोग काम करता है, एम्प्लॉय लोग को आप तनख्वाह देते हो, तो वो जो एम्प्लॉय को आप तनख्वाह देते हो वो आपके लिए तो सैलरी पेमेंट हो गया, एम्प्लॉय के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। अब आप समझो कि आप दुकान में जाते हो, दुकान में सामान खरीदते हो, जो भी आप सामान खरीदते हो दुकानदार से, दुकानदार को आप पेमेंट करते हो, दुकानदार आपको वो सामान पैक करके बांध के दे देता है। क्या दुकानदार आपका एम्प्लॉय हुआ? दुकानदार का जो आपका पैसा आपने दिया, क्या उसको वो सैलरी में देना पड़ेगा? नो, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सैलरी, बिकॉज आपका और दुकानदार के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट, आप मेरे को फीस देते हो, हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। अब अचानक क्या हो जाता है, तुम बोलते हो सर कल आप एक काम कीजिएगा, आपका घर के वहां जा रहा है, आपका घर के पास एक बहुत अच्छा मिठाई का दुकान है, वहां से आप एक काम कीजिए, 1 केजी गाजर का हलवा खरीद कर रख लीजिएगा, हम जाएंगे, आपको पैसा देंगे, आप वो सामान हमको दे देना। हम बोला तुम हमको क्यों बोल रहे, हम ये सब काम करने के लिए थोड़ी है। सर टेंशन नहीं सर, हम आपको 10 रुपया ज्यादा दे देगा। नो, हम बोलेगा हमको नहीं करना है, तुमको नहीं, तुमको अगर आना है तो यहाँ पर आके दुकान में जाओ, खरीदो, बट आई कैन नॉट डू दैट थिंग। आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, और हम भी आपका एम्प्लॉय नहीं है। तो आप जो मेरे को फीस देते हो ट्यूशन फीस, वो ट्यूशन फीस मेरे लिए बिजनेस या प्रोफेशन में आएगा, सैलरीज में नहीं आएगा। गेटिंग मी एवरीबडी? नाउ हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप मेरे को बोलना चैट सेक्शन में, क्या ये सैलरी में माना जाएगा या सैलरी में नहीं माना जाएगा। पेमेंट्स received by a professor from university for say paper checking, या फिर इन्विजिलेशन। एग्जाम में जो गार्ड देता है ना, वो पेमेंट यूनिवर्सिटी देता है। बोलो, ये जो प्रोफेसर को पैसा मिल रहा है, क्या ये सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? कॉलेज प्रोफेसर्स
जो भी काम करता है कॉलेज में उसको हर महीना के एंड में पैसा मिलता है, तो वो तो सैलरी हुआ। तुम बोलना है तुमको कि हाँ सर, अगर कॉलेज पेमेंट करता तो सैलरी होता, लेकिन यहां पेमेंट यूनिवर्सिटी किया है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का एम्प्लॉयर नहीं है। प्रोफेसर का एम्प्लॉयर कौन है? कॉलेज एम्प्लॉयर होता है। ये जो पेपर चेक या इन्विजिलेशन का पैसा मिल रहा है, ये उसका सैलरी में नहीं आएगा, ये अदर सोर्सेस में आ जाएगा। गेटिंग मी एवरीबॉडी? पेमेंट्स received by a professor from a college सैलरी में टैक्सेबल होगा, और ये नॉट अ सैलरी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीबॉडी। fees received by a doctor from patients, बोलो तो ये क्या होगा? जब भी आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, आपका पहला रीजन होना चाहिए, देखो क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन है या नहीं है। डॉक्टर कभी भी पेशेंट का एम्प्लॉय नहीं होता है। पेशेंट पैसा दे रहा है मतलब डॉक्टर को काम करवाएगा, कुछ भी काम करवाएगा, उसका नौकर बन जाएगा? नो। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ये सैलरी नहीं माना जाएगा। एग्जाम में आएगा 2 मार्क का, ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन, 10 मार्क। अब ये सैलरी नो सैलरी ऐसे बोलोगे थोड़ी चलेगा। हाफ नहीं मिलेगा आपको, हाफ मिलेगा से, इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नॉट अ सैलरी, not taxable under salary as employer and employee, short form employer और employee का relationship does not exist। केस नंबर डी, MP getting fees from parliament MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्लीज बोलिए क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सैलरी होने के लिए पहला कारण होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स बोलता है इन दिस केस है पार्लियामेंट उसका एम्प्लॉयर है, पार्लियामेंट जो पैसा देगा एमपी को, उसका एम्प्लॉय उस सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता कैसे है? पढ़ाई के मामले में कोई एग्जाम होता है? होता है? तुमको एमपी बनना है, क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? हम लोग का देश का एमपी लोग, लीडर लोग, पॉलिटिशियंस लोग पढ़ाई लिखाई करता है क्या? ये सब क्लास बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बैन कर देगा अभी मेरे को। एमपी लोग, जो लोग पॉलिटिशियंस होता है,
देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पॉलिटिशियंस। तो ये लोग एमपी बनता कैसे है? थ्रू इलेक्शन, वोटिंग होता है। और ये इलेक्शंस में वोट देता कौन है? पब्लिक, जनता, आम आदमी। तो फिर ये एमपी लोग जनता का सर्वेंट होता है। समझे बात को? पब्लिक का सर्वेंट होता है, इसलिए ये लोग को पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। दे आर नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सैलरी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सर ये तो पता ही नहीं था, हम लोग का सर्वेंट थोड़ी है। सर सबको तो लगता था सर वो उन लोग का सर्वेंट हमें। डेफिनेशन कुछ अलग हो जाता है एक्चुअल में, बट एक्चुअल में वो लोग हम लोग का सर्वेंट होता है। हम लोग जो भी बोलेंगे हम लोग का काम उसको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज। नेक्स्ट, incomes to be chargeable under salaries। सैलरीज में क्या क्या इनकम आपका टैक्सेबल होगा? बेसिक सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, और क्या आएगा? लीव एनकैशमेंट, बोनस, कमीशन, एटसेट्रा, और भी कुछ होगा। तो ये सब आपका स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे, लिख के टोटल करेंगे। इसके अलावा इसके बाद एक और आइटम और कैटेगरी ऑफ पेमेंट आता है जो हम लोग को मिलता है फ्रॉम द मालिक, उसको कहलाता है अलाउंसेस। सब मतलब समझा देंगे। अलाउंसेस के बाद एक और पेमेंट आता है मालिक से हम लोग को मिलता है, जिसको हम लोग कहलाते हैं परक्विजिट्स। सर डिफरेंस बोलिए ना सर, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ए से लेके एफ तक मैंने जो भी कुछ बोला वो आपको आपका सर्विस, आपका काम करने का तरीका के ऊपर आपको पेमेंट मिलेगा कैश, हार्ड कोड। आपने काम किया, अच्छा से काम किया, जो भी कंडीशन मालिक ने आपको दिया कि आप ऐसे काम करो ऐसे काम करो, वो सब कुछ किया, तब जाके मालिक ने आपको ये सब पेमेंट किया है। सर ये ए से एफ तक हर कंपनी में मिलेगा? नो, वेरीज फ्रॉम मालिक टू मालिक। कोई एम्प्लॉयर देता है, कोई एम्प्लॉयर नहीं देता है, बट बेसिक सैलरी तो सबको मिलेगा ही। अलाउंसेस क्या होता है और परक्विजिट्स क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे प्रोबेबली इन द सेकेंड और थर्ड क्लास, बट बेसिक आइडिया आपको आ जाना चाहिए कि अलाउंसेस क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होता है। ध्यान से सुनो, एम्प्लॉय का कोई पर्टिकुलर खर्चा, वो खर्चा मीट करने के लिए मालिक जब पैसा देता है, बोलते ये लो, ये पैसा रखो, वो जो तुमने वहां खर्चा किया था या वहां जो तुम्हारा खर्चा होता है वो पैसा हम आपको कैश में दे देगा। दिस इज नोन एज अलाउंसेस। मतलब नहीं समझे? से आपका ऑफिस से घर बहुत दूर है, बॉस को बोलते हो मेरे को आने में लेट होता है क्योंकि हम 4-5 बस को ब्रेक करके आते हैं। बॉस बोलता है तू उबर में क्यों नहीं आ जाता है? तुम बोलता है सर क्या बात कर रहे हो, उबर में जाने आने में एक दिन में 600-700 रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा, 300 जाने में 300 लौटने में मिनिमम। इतना पैसा देंगे तो मेरा सैलरी का रहेगा क्या? बॉस बोलता है तुमको ये सब चिंता करने का मतलब नहीं होता है, तुम्हारा जो भी उबर का भाड़ा होगा
तुम मेरे को स्क्रीनशॉट करके दिखा देना, हम तुमको वो पैसा कैश में रीइंबर्स कर देगा। तो इसको क्या कहलाता है? इसको कहलाता है अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस। गेटिंग मी? सर डॉक्टर ने मेरा मना किया मेरा तबीयत खराब होने के बाद कि बाहर का खाना मत खाओ, तो इसीलिए सर सुबह को घर से टिफिन लाना पड़ता है, वो टिफिन बनाने में घर में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए हमको लेट हो जाता है ऑफिस में। बॉस बोलता है तुम उतना चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा सा कुक रखो जो आपको टिफिन घर आके ऑफिस में आके पहुंचा देगा इन ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक, आप जल्दी जल्दी ऑफिस में आ जाओ। तो तुम बोलेगा सर ये सब का फालतू का खर्चा कौन देगा? बॉस बोलते क्यों, हम देगा। इसको क्या लगता है? टिफिन अलाउंस। टिफिन खाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो बॉस आपको कैश में दे रहा है। समझ में आना बात को? और आता है कुछ कुछ ऑफिस में होता है, जैसे कि आप समझो ड्राइवर लोग, ये ड्राइवर लोग काम करता है तो उन लोग का बड़ा बड़ा ऑफिस में आप देखोगे ड्राइवर लोग का एक यूनिफॉर्म होता है, तो वो यूनिफॉर्म को मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, उसको ड्राई वॉश करना पड़ता है, लॉन्ड्री में जाना पड़ता है, उसका टोपी रहता है, हैट रहता है, बहुत मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होता है। तो वो खर्चा भी बॉस बोलता है आपको चिंता का बात नहीं है, उसका भी पैसा हम रीइंबर्स कर देंगे। तो जब आप कोई खर्चा करते हो और वो खर्चा को मीट करने के लिए बॉस आपको अलग से कैश दे देता है और बोलते हैं जाओ आप खर्चा करके आओ, इसको अलाउंसेस कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। अलाउंसेस का मतलब समझ में आया होगा। तो अलाउंसेस में क्या क्या आएगा सब करेंगे बाद में। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? परक्विजिट का मतलब होता है आपका जो भी खर्चा आपको करने के लिए मना कर देता है। बॉस बोलता है सुनो तुम्हारा जो कन्वेंस गाड़ी भाड़ा होता है आने जाने में, एक काम करो कल से हम गाड़ी दे देगा, मेरा गाड़ी में तुम आ जाना, सर पैसा तुमको चिंता करने का दरकार नहीं है, हम दे रहे हैं ना। तो नाउ टेल मी, ये जो आपको बेनिफिट दिया गया क्या ये सैलरी नहीं हुआ? ये आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को बेनिफिट बॉस दे रहा है, इसको हम इनकम में क्यों मानेंगे, इसके ऊपर हम टैक्स क्यों नहीं देंगे? इसके लिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जो फर्स्ट शॉट में सीए बना था, इसको दुबई में जॉब लगा, उसका मंथली सैलरी स्टार्टिंग 80,000 रुपीज, और बोलते हैं 1 साल के बाद ये 1.5 लाख रुपया पर महीना हो जाएगा। तो वो बोलते चलो कोई बात नहीं, वो वहां जाता है, उसको वहां पर एक बहुत बढ़िया सा होटल में रहने देता है, उसको वहां पर खाना पीना सब फ्री, होटल से गाड़ी, गाड़ी से होटल, जाने आने का जो भी गाड़ी भाड़ा होता है उसके भी कार प्रोवाइड किया जाता है, और वीकेंड्स में वो लोग का एंटरटेनमेंट के लिए कोई क्लब में मेंबरशिप करवा देता है। ये सब बेनिफिट दे रहा है। मेरे को वहां से फोन कर रहा है सर यहाँ तो लाइफ एकदम चंगा सी है ना। क्यों? बोला सर यहाँ पर मेरे को बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है। हम बोला क्या बात कर रहा है, 80,000 सैलरी भी देगा तुमको? बोला हाँ सर वो तो बात किया ही था। एट द एंड ऑफ द मंथ उसको 12,000 रुपया सैलरी मिलता है। उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है 80,000 में से 12,000 काहे मिला, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 68,000? एम्प्लॉयर या ह्यूमन रिसोर्स में जो लोग था वो लोग का बोला आपका होटल का खर्चा, आपका फूड का खर्चा, आपका गाड़ी का खर्चा, आपका क्लब का खर्चा, ये कौन देगा? तो मतलब वो बेनिफिट्स नहीं है? बोलता नहीं, वो आपका 80,000 का सैलरी में है। नाउ थिंक, उसको इनकम टैक्स देना पड़ा तो उसका इनकम टैक्स 12,000 में कैलकुलेट होगा या 68,000 में? वो तो बोलेगा मेरे को 12,000 रुपया मिला, लेकिन आपको बेनिफिट तो मिला। अभी वो नेक्स्ट महीना से बोलता है मेरे को ये सब बेनिफिट कुछ नहीं चाहिए, मेरा यहाँ रिलेटिव है, हम उसका घर में रह जाएगा, खाना फाना सब मिलेगा, आपको चिंता करने का दरकार नहीं है, आप मेरे को कैश दो। तो अगर उसको कैश मिलता तो कितना मिलता? 80,000। तो फिर टैक्सेबिलिटी कितना होगा? 80,000 के ऊपर टैक्सेबिलिटी होगा।
दिस फोर थिंग जो फैसिलिटी मिला ना, इसको कहलाता है परक्विजिट्स. तो परक्विजिट्स आर आल्सो टैक्सेबल एंड विल बी कंसिडर्ड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज. इज दिस ओके? Everybody please go through and let me know if you have any queries. एक बंदा है जो सेंट जेवियर से बीकॉम किया था, वो सीए में ऑल इंडिया 5th आया था. वो आईआईएम जोका कोलकाता में है, वहां से एमबीए भी किया था. करने के बाद वो एक ऑफिस में घुसता है. कैन यू टेल मी उसका अप्रोक्सीमेट सैलरी कितना होना चाहिए? उसका अप्रोक्सीमेट सैलरी नॉलेज के ऊपर बेस करते हैं. ऑब्वियस है, सैलरी ऐसा डिग्री के ऊपर सिर्फ होता नहीं है, बट मोटा मोटी अगर वो ऑब्वियसली रैंक होल्डर है तो ज्ञानी तो होगा ही बंदा. उसको अप्रोक्सीमेटली कोलकाता में 2 लाख से 3 लाख रुपया महीने का सैलरी मिल जाएगा. स्टार्टिंग सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट. जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, वो भी बहुत गिना चुना कंपनी है कोलकाता में, वो लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा. नाउ वो बंदा टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा था. उसको यही लगा कि अरे यार महीने का 2 लाख रुपया मिलेगा, इसमें तो मेरा साल में 24 लाख हो जाएगा. 24 लाख मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स चला जाएगा. आई डोंट वांट टू पे टैक्स, आई वांट टू अवॉइड टैक्स. वो बुद्धि लगाता है, वो मालिक के पास जाके बोलता है, सुनिए मेरा वैसा कुछ डिमांड्स है नहीं, आप मेरे को तनख्वाह महीने का 20,000 दीजिए. एम्प्लॉयर तो शॉक्ड. एम्प्लॉयर बोलता है अरे तुम्हारा इतना क्वालिफिकेशन, इतना मेहनत किया है, पूरा दुनिया तुमको नौकरी देने के लिए रेडी है, और तुम बोल रहे सिर्फ 20,000 सैलरी चाहिए. अब एम्प्लॉय बोलता है, मतलब कैंडिडेट बोलता है, उसके बदले में आप मेरे को साउथ सिटी में एक फ्लैट में रहने दीजिए. साउथ सिटी का महीने का एक फ्लैट आपका 60-70,000 का होता है रेंट. आप मेरे को एक मर्सिडीज का गाड़ी प्रोवाइड कीजिए विथ ड्राइवर. परमानेंटली नहीं, जब तक नौकरी करेगा तब तक हम इसको यूज करेगा. और कुछ क्लब्स में मेंबरशिप डाल दीजिए. तो 1,80,000 आप काट लीजिए वो सब बेनिफिट्स के लिए, बिकॉज आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ. हम पूरा जिंदगी पढ़ाई किया है ना, आई वांट टू एंजॉय. हमको ये सब में टेंशन नहीं लेना है, बिल आएगा, पेमेंट करो, ये करो. मेरे को हर जगह में एकदम प्लैटिनम कार्ड बना दो ताकि सब बेनिफिट्स मेरे को मिले. मालिक बोलते कोई बात नहीं, 1,80,000 का महीने का आपका सैलरी से काट लिया जाएगा, हम आपको 20,000 रुपया महीने का तनख्वाह देगा. वो पता है बंदा क्या करता है? 1 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है कि उसका इनकम 20,000 इंटू 12 2,40,000. 2,50,000 के नीचे कोई भी इनकम होता है वो टैक्सेबल फ्री था, टैक्स फ्री था. ये जब का बात है तब का बात बता रहे हैं. 2,50,000 के नीचे कुछ भी इनकम जाएगा, यू डोंट हैव टू पे टैक्स. बंदा यहां पर आराम से बोलता है हम तो बच गए, हम तो बच गया, मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा तो 2.5 लाख के नीचे है. एम्प्लॉय के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, नॉक करता है, बोलता है ऐसे कैसे, तुमको जो ये सब साउथ सिटी में रहता है, कहां से रहता है? 20,000 का तनख्वाह में साउथ सिटी में तुम रह थोड़ी पाओगे. तुमको मर्सिडीज ड्राइवर ये सब तुम्हारा कैसे मिल रहा है? तुम क्लब्स में जाता है, एक्सपेंसिव कपड़ा पहन रहा है, क्रेडिट कार्ड तुमको फ्री में दिया गया है, कहां से मिल रहा है? नहीं तो मालिक ने दिया है. तो अगर तुमको ये सब बेनिफिट नहीं मिलता तो तुमको तो कैश मिल जाता. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुमको हम 20,000 प्लस ये सब का मार्केट वैल्यू 1,80,000, 2 लाख का पर महीने का सैलरी मान के इंटू 12 करके आपको टैक्स देना पड़ेगा. एम्प्लॉय आ गया शॉक में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर गया रॉक. समझा बात को? तो देयरफॉर परक्विजिट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल. इनकम टैक्स एक्ट जब लॉन्च हुआ था, मालिक लोग, एम्प्लॉय लोग आपस में ये सब सेट ऑफ किया
कि मेरे को कैश मत दीजिए, मेरे को बेनिफिट दीजिए। बेनिफिट कौन देखने आ जाएगा? कुछ दिन बाद अमेंडमेंट आया, एक्ट में चेंज किया गया कि परक्विजिट्स विल नाउ बी टैक्सेबल अंडर सैलरीज। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो ये सब बेनिफिट्स परक्विजिट्स में आ जाएगा। अलाउंसेस हम आपको बोला। टुडे वी विल स्टार्ट विथ बेसिक सैलरी एंड ग्रेचुइटी। ये दो चीज अभी हम लोग सीखेंगे। सिर्फ सबसे यही बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है ना, जनरली जब आप भी इंडिया में ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट जॉब में आप जाओगे, आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उसके साथ आपको सैलरी शीट दिया जाता है। मतलब वहां पर आपको पेमेंट स्ट्रक्चर दिया रहता है कि आपको क्या पेमेंट नहीं मिलेगा ना। सपोज बेसिक सैलरी ना, उसका देने का तरीका कुछ ऐसा होता है। एग्जाम्पल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एकदम साल का बिगिनिंग में 1/4/2017 को आपने काम में ज्वाइन किया था। आपका सैलरी स्ट्रक्चर इज लाइक दिस: 8,000 -2,000 12,000 -1,000 -14,000. Calculate total salary for previous year 2020-21. आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया है और आपका सैलरी ऐसा दिया हुआ है 8,000 2,000 12,000 से। ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, समझाएंगे। आपको पूछा है पूरा साल में 20-21 में आपका टोटल बेसिक सैलरी क्या होगा। बेसिक सैलरी होता है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग को ये सब भी मिलता है: ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में अगर आपका बेसिक जो मिलता है ना, एक्चुअल में पता है उसको कैश कितना मिलेगा? उसका ऑलमोस्ट डबल या उससे भी ज्यादा उसको कैश मिलेगा, क्योंकि वो है बेसिक। बेसिक के अलावा उसको बहुत सारा कुछ मिलता है। गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो सरकारी नौकरी अगर आपको लगता है और वहां पर अगर आपका तनख्वाह बोलते हैं 10,000 रुपया, अब ये मत समझना अरे 10,000 रुपया का तनख्वाह क्या होगा, वो 10,000 बेसिक है। उसके साथ आपको बेनिफिट दिया जाएगा, दैट विल टोटल मिला के 22-23 हजार रुपया का आपका तनख्वाह हो जाएगा। और स्टार्टिंग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपका 20-22 हजार का तनख्वाह मिलेगा। इससे बेटर और चाहिए क्या? बिकॉज आपको कुछ भी हो जाता है सब खर्चा वो लोग आपको दे देता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गेटिंग मी एवरीबॉडी? इसीलिए सब लोग बोलता है सरकारी नौकरी करो। सब मिलता ही नहीं है, वो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग करेंगे कैसे? पहले तो ये समझाइए सर इसका मतलब क्या है। 8,000 मिलेगा उसके बाद 2,000 हो जाएगा? नो, इसका मतलब होता है जब आप ज्वाइन किया, जिस तारीख से ज्वाइन किया उसका 1 साल आपको 8,000 रुपया प्रति महीना तनख्वाह मिलेगा। 1 साल बाद 2,000 रुपया से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा 10,000। फिर 1 साल मिलेगा 10,000 पर मंथ। फिर जैसे ही वो वाला ईयर खत्म होगा फिर 2,000 का इंक्रीमेंट होगा, 10,000 12,000 हो जाएगा। 12,000 जैसे ही हो जाएगा पूरा 1 साल तक हर महीना 12,000 मिलेगा। अब आप 12,000 में पहुंच गए हो। 12,000 के बाद फिर से 1,000, मतलब इसके बाद आपका इंक्रीमेंट 1,000 करके होगा। हर साल 1,000 करके इंक्रीमेंट होगा। कब तक? 14,000 तक। तो इसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं है। सर मतलब फ्यूचर वहीं पर रुक जाएगा? नहीं, आपको प्रमोशन मिलेगा तो दूसरा ही अलग ही पे स्केल हो जाएगा। ये आपका ग्रेड में है।
ये आपका पे स्केल में ऐसा हो रहा है, आपका लेवल में ऐसा हो रहा है। अगर आपको ये चीज को और अच्छा करना है, आप एग्जाम दो, प्रमोशन में जाओ, प्रमोशन हो जाएगा, आपका पे स्केल बढ़ जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अभी इसका सैलरी को कैसे कैलकुलेट करता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 1417 को ज्वाइन किया, 31,318 तक इसका महीने का तनख्वाह 8,000 पर मंथ। 1418 से 31,319 10,000 पर मंथ। 1419 से 31,320 12,000 पर मंथ। 1420 से 31,321, यही तो चाहिए था 20-21, तो हम लोग 20-21 में आ गया, तो आपका अभी 12,000 के बाद 13,000 पर मंथ हो जाएगा। Therefore, salary for previous year 2021 is equal to 13,000 per month into 12, जो आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल सैलरी। Got it, everybody? Understood? I am giving you example 2. Please do it on your own. ये वाला एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो। एग्जाम्पल 2, सैलरी स्ट्रक्चर। ये एरो नहीं होगा, हाइफन होगा, सिर्फ डैश होगा। Calculate salary for 2020-21. I'm giving you 3 minutes of time. Please try this. Joining कब है? 1 अक्टूबर 2016। एक साल कब खत्म होगा? 30 सितंबर 2017। ड्यूरिंग दिस 1 ईयर उसका सैलरी कितना? 10,000। सब लोग बोलो तो मेरे को दिल पे हाथ रख के, कौन कौन यहां पर ऐसे किया था 16-17? 10,000। 16-17 थोड़ी मानोगे, अप्रैल से मार्च थोड़ी मानेंगे हम लोग। तो वो बंदा अक्टूबर में ज्वाइन किया था, तो वो उसका मार्च तक काउंट करोगे। 6 महीना बाद इंक्रीमेंट। वाओ, अगर 6 महीने में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर आप मार्च ही मानोगे तो कोई, तो फिर अगर 1 मार्च में ज्वाइन किया तो सर 1 मार्च में ज्वाइन किया सर, 31 मार्च के बाद उसको नया सैलरी हो जाएगा, तो फिर हर कोई तो कोशिश करेगा मार्च में ज्वाइन करेगा। हम आपको लॉजिक समझाया था, हम आपको बोला था कि जब ज्वाइन करोगे तब से 1 साल, तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2017 10,000। 1 अक्टूबर 2017 से 31 सितंबर 2018 13,000।
16,000, हमको 2021 का चाहिए, अभी हम लोग 20 तक पहुंचा है। Got it everybody? नाउ 20-21 के बारे में पूछा है। 20-21 का मतलब ही हो जाता है अप्रैल से मार्च। आपका टैक्स तो आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दोगे, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलोगे नहीं हमने तो सितंबर में ज्वाइन किया था या अक्टूबर में ज्वाइन किया था तो हम टैक्स सितंबर में देंगे, आपके लिए थोड़ी डेट चेंज होगा। तो फिर वी विल हैव टू कैलकुलेट फॉर 2020 एंड 2021। 2020 कहां पर है, ये वाला साल में है। तो फिर 2020 का अप्रैल से लेके सितंबर तक, 30 सितंबर राइट, 18,000 रुपया करके सैलरी था। तो कितना महीना हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। और अक्टूबर 2020 से मार्च 21 तक नीचे वाला सैलरी हो जाएगा 20,000 इंटू 6 मंथ्स। जिसको जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, और जिसको समझ में आया है एंजॉय करो। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? 2,38,000 will be the total salary for the year 2020-21. डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब से है, आपका 1 साल आप कंपनी में बिताओगे तब जाके आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। साल का एंड मतलब ईयर एंडिंग हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर ऐसा होता तो कोई फर्स्ट मार्च को ज्वाइन किया, 31 मार्च रुको अप्रैल में ना तुमको सैलरी बढ़ जाएगा, क्यों? नया साल, वो तो कितना मस्ती होगा उसके लिए कि अरे 1 महीना हुआ पुराना सैलरी, नया साल में नया सैलरी। ऐसा नहीं होता है, आप 1 साल पूरा करोगे फिर आपको नया सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर वो ज्वाइन किया था, वहां से 1 साल लाइक दिस हमको 20-21 तक हम लोग गया। फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर 10,000, 3,000 बढ़ा, 3,000 बढ़ा 16,000 तक पहुंचा, उसके बाद 2,000 बढ़ा, 2,000 बढ़ा 20,000 तक पहुंचा। इसके बाद वाला साल वो 21,000 हो जाएगा, बट हमको तो 20-21 तक चाहिए। अब 20-21 में 20 का अप्रैल से साल शुरू होता है, मार्च का 21 तक चलेगा, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको सम करना है। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 ढूंढ लो कहां पड़े, ढूंढ लो कहां पड़े। अप्रैल 20 कहां पर होगा, अक्टूबर 19 के बाद ही आएगा, और सितंबर 20 इसी में आ जाएगा। तो 18,000 पर मंथ करके था, 6 महीना हो जाता है। अक्टूबर 20 कौन सा वाला में, यहां पर है। मार्च 21 कौन सा है, यहीं पर है, क्योंकि ये सितंबर तक है, हमको मार्च तक चाहिए। तो फिर 6 महीना 20,000 करके भी हो गया, यहाँ 20,000 है, तो इंटू करके टोटल करके 2,38,000 हो गया। अब समझ में आया? लास्ट वाला में कैलकुलेशन मिस्टेक था, दैट विल बी 2,28,000। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में बेसिक वाला तो हो गया। ग्रेचुइटी होता क्या है? ग्रेचुइटी होता है आपका सर्विस के ऊपर खुश होकर मालिक आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, उसको ग्रेचुइटी बोला जाता है। दैट ग्रेचुइटी हम लोग का टैक्सेबल होता है, कभी कभार एग्जेम्पशन होता है, उसी के बारे में। अच्छा एग्जाम्पल एक बार फिर से दिखा रहा है, जल्दी करो।
डन। सब लोग कॉपी में चार्ट बनाओगे, यही चार्ट आपका फाइनल होगा, क्योंकि बाद में आपको इसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। दो एरो बनाओगे, एक एकदम दाहिना तरफ और एक एकदम बायां तरफ। रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, रिसीव्ड आफ्टर सर्विस। फुल्ली टैक्सेबल, रिसीव्ड आफ्टर सर्विस, दो एरो, इसमें लिखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हम शॉर्ट फॉर्म में डबल ई और एम्प्लॉयर को ई आर बोल के डालते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और ये वाला अदर एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नीचे फुल्ली एग्जेम्प्टेड, अदर एम्प्लॉय के नीचे लास्ट चार्ट दो ठो सब डिविजन होगा अगेन। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, not covered. Done everybody? Please write down the chart. Please copy, जल्दी से कॉपी करो। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के नीचे में आप लिखोगे minimum of the following is exempted. Point number A, amount actually received, मतलब समझाएंगे, लिख लो एक बार जल्दी से। पॉइंट नंबर बी, स्टैट्यूटरी लिमिट, ₹20 lakhs, और लास्ट पॉइंट नंबर सी, 15/26 into completed year
of service into salary per month. नॉट कवर्ड में भी ऐसा 3 पॉइंट आएगा, बट अभी नहीं करना है, वो बाद में करेंगे. नॉट कवर्ड नेक्स्ट क्लास होगा. आज हम लोग कवर्ड अंडर ग्रेजुएट एक्ट सीखेंगे. अरे क्या हो, प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज आई विल हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. नहीं तो आपको ये फॉर्मूला, ये स्टेप्स याद नहीं रहेगा. हर एक पीछे, हर एक चीजों के पीछे लॉजिक है. प्लीज राइट इट डाउन. जैसे ही हो जाएगा मेरे को बोल देना डन सर. नोट, completed year of service. जितना साल आपने काम किया उतना ही माना जाएगा. जैसे कि सपोज आपने 9 years 2 months माना काम किया है, तो आपका 9 years माना जाएगा. प्लीज एग्जाम्पल देके लिख लो. एग्जाम्पल 9 years 2 months will be considered as 9 years. Point number B, seven years 6 months will be considered 7 years. Point number C, 10 years 9 months will be considered 11 years. 6 महीना के ऊपर अगर हो जाता है तो आपका वो साल कंप्लीट माना जाता है. दिस इज फॉर कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट. सर समझ में नहीं आ रहा ये आप क्यों करवा रहे हो, उसके लिए चार्ट में एक बार वापस आ जाओ. ग्रेजुएटी एक ऐसा पेमेंट होता है जो नॉर्मली एम्प्लॉई लोगों को दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू गुड परफॉर्मेंस. बहुत सालों से काम करते करते आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर. नॉर्मली ये पेमेंट रिटायरमेंट के बाद मिलता है एम्प्लॉय को. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको काम चलते चलते मिल जाता है ड्यूरिंग सर्विस, तो कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. जितना मिलेगा वो बेसिक सैलरी के साथ जुड़ जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन होगा. समझ में आया? लेकिन अगर आपको रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, तो दो केस, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज के बाद याद रखना कि वो बंदा सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है. ऐसा है कि वो लोग भगवान का देन है, भगवान का दूसरा रूप है, ऐसे मानोगे. क्यों सर? बिकॉज उन लोग के लिए सब कुछ एग्जेम्पशन होता है. तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, फुल्ली एग्जेम्पशन हो जाएगा. और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलेगा तो ये लिस्ट तीनों का, तीन में से जो सबसे मिनिमम है वो आपको माइनस किया जाएगा. समझ में आया बात को? एबीसी में बाद में जाएगा. हम आपको एक एग्जांपल पूछ रहे हैं, आप मेरे को आंसर दो. डू नॉट राइट. मिस्टर रोहन, ठीक है, ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. इसको ग्रेचुइटी मिला 5 लाख का. स्टिल वर्किंग इन कंपनी. बोलो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो 5 लाख रुपया मिलेगा टैक्सेबल होगा या एग्जेम्पशन होगा? जल्दी बोलिए.
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगा तभी जब आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, रिसीव्ड आफ्टर सर्विस। कि बंदा अभी भी काम कर रहा है, तो अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस मिलेगा तो कोई बाइफर्केशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। सर मतलब ये अभी भी काम करेगा ना तो उसको फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट देखा नहीं जाएगा, बिकॉज ग्रेचुइटी आपका रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेमेंट है। आप अगर अभी ले लोगे तो फिर आपको टैक्सेबिलिटी हो जाएगा, नथिंग विल बी एक्सेम्प्टेड। गॉट इट एवरीबॉडी, अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? ना मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में क्या बोलता है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, जितना आपको मिलेगा वो आप डालोगे। स्टैट्यूटरी लिमिट मतलब गवर्नमेंट का ये मैक्सिमम लिमिट है कि 20 लाख के ऊपर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो 20 लाख यहां पर डाल देता है। पॉइंट नंबर सी में ये चीज को समझना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हम आपको बोल दिया, 15/26 क्यों हुआ? एक्चुअली ये 15/26 तो हम लोगों ने इसको इजी करने के लिए लिखा है। ये एक्चुअली एक्ट में 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें पता है क्या बोला है? उसमें बोला है पॉइंट नंबर सी, 15 डेज सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जितना साल आपने काम किया हर साल का आधा आधा महीने का सैलरी माना जाएगा। आधा महीने का सैलरी मतलब कितना होता है? हाफ मंथ सैलरी। महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। आधा महीना मतलब कितना? 15 दिन। तो 15/30 होना चाहिए था, 15/26 क्यों किया? अब मेरे को एक बात बोलो, 15/30 आप इंटू करोगे वो ज्यादा होगा या 15/26 इंटू करोगे वो ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा है? कैलकुलेट में करके देखो। 15/30 तो मतलब हाफ, और 15/26 मतलब 0.57, हाफ और 0.5, और ये 0.58। तो 15/26 अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा डिडक्शन मिलेगा। ये पॉइंट नंबर ए बी सी जो बता रहा है, ये तो माइनस करने के बारे में बता रहा है, एग्जेम्प्टेड के बारे में बता रहे हैं। तो आप क्या चाहोगे, ज्यादा एग्जेम्पशन हो या कम एग्जेम्पशन हो? सर ज्यादा एग्जेम्पशन, ताकि टैक्स कम हो जाए। तो ज्यादा एग्जेम्पशन के हिसाब से 15/30 बढ़िया है या 15/26? 15/26 बढ़िया है। तो ये बेनिफिट आपको देगा अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में आ जाओगे तो ये 4 दिन क्यों हटाया? बिकॉज 4 दिन वो आपको संडे का बेनिफिट दे रहा है। महीने में 4 हफ्ता, 4 हफ्ते में 4 संडेज, तो 30 - 4 करके 26 डेज लिया गया है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड 15/26। सर अगर कवर्ड अंडर में तो ये हुआ, नॉट कवर्ड में क्या होगा? नॉट कवर्ड में हम आपको पहले से बता रहे हैं ये हाफ हो जाएगा। हाफ बढ़िया है, 15/26 बढ़िया है? सर 15/26 बढ़िया है, क्योंकि यहां पर ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, संडे का बेनिफिट मिलेगा आपको। इज दिस ओके एवरीबॉडी? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में भी देखो बेनिफिट दे रहा है, 6 महीना क्रॉस करेगा ज्यादा ईयर हो जाएगा। ज्यादा ईयर होगा बढ़िया है या कम ईयर होगा तो बढ़िया है? तो जितना ज्यादा ईयर होगा उतना ज्यादा होगा डिडक्शन। 10 साल 9 महीना 11 साल करने का मौका मिलेगा। नॉट कवर्ड में ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10 साल 9 महीना को 10 साल ही माना जाएगा। गेटिंग मी? तो ये कवर्ड नॉट कवर्ड का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, then only they will fall under covered under gratuity act, not covered under gratuity act। तो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो कवर्ड अंडर में आ जाएगा। एम्प्लॉइज लोग चाहेगा कि वो लोग कवर्ड अंडर के अंडर में आए, देयरफॉर एम्प्लॉइज लोग खुद एम्प्लॉयर को फोर्स करेगा कि आप इसको कवर्ड में चलो। समझ में आया बात को? तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, नॉट कवर्ड में बेनिफिट नहीं मिलेगा उतना ज्यादा। दिस इज द लॉजिक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। किसी को कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछिए। ग्रेचुइटी रिसीट 10 lakhs। अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक चीज मिस आउट हो गया, सैलरी पर मंथ हम आपको नहीं समझाया।
सैलरी पर मंथ मतलब हो जाता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस at the time of retirement. मतलब आप जिस तारीख को रिटायर कर रहे हो जिस महीना में, उस महीना लास्ट ड्रॉन आपका बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस टोटल मिला के कितना है वो माना जाएगा। सर डीएनएस अलाउंस क्या होता है? एक अलाउंस, हम आपको बोला था अलाउंस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा। तो ये डीएनएस अलाउंस बाद में हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। फिर ये याद रखो बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस टोटल जो मिलेगा वो मेरा पर मंथ इनटू हो जाएगा पॉइंट नंबर सी के लिए। मिस्टर रोहन रिटायर्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, वो एक्स लिमिटेड में जॉब करता था। आफ्टर सर्विस ऑफ 15 साल 7 महीना काम करके वो नौकरी छोड़ा। जिस तारीख को वो रिटायरमेंट किया उसका लास्ट सैलरी, उसको बेसिक सैलरी 10,000 रुपया मिला, डीएनएस सैलरी 2,000 रुपया मिला, कमीशन 3,000 रुपया मिला और ग्रेचुइटी 3 लाख रुपया मिला। एक्स लिमिटेड इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो सर कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली आप यहां पर कैलकुलेशन का हेडिंग देना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, दो अमाउंट का कॉलम। ग्रेचुइटी रिसीव्ड जितना मिला आप पहले उसको आउटर कलम में डालो, आपको मिला है 3 लाख रुपया, रिटायरमेंट के बाद ही मिला। लेस minimum of the following is exempted under section 10 subsection 10 clause 2। याद रखना है, इसको लिख लो जल्दी से। पॉइंट नंबर ए, चार्ट देख लेना, कॉपी में लिखाया था अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, 3 लाख रुपया मिला है। पॉइंट नंबर बी, स्टैट्यूटरी लिमिट, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितना लिमिट दिया है? 20 लाख का, उससे काफी कम मिला, बढ़िया है। पॉइंट नंबर सी, 15/26 इंटू, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, ब्रैकेट में 15/26, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में 15 साल 7 महीना मतलब 16 साल। सैलरी पर मंथ मतलब बेसिक प्लस डीए को लेना है और कुछ नहीं लेना है। बेसिक प्लस डीए मतलब 10 + 2 12,000 रुपीज। वन 769, एक बार क्रॉस चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं। तो तीनों में से लोअर कौन सा हो गया? तीनों में से लोअर तो 110769 ही आता है, उसको आउटर कॉलम में डालेंगे और ऊपर वाले से माइनस कर देंगे।
आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो समझ में आया कि नहीं। सैलरी का सेकेंड क्लास है आज। सैलरी में जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लास्ट क्लास एंड किए थे जहां पर, वो था हम लोग का ग्रेचुइटी। ये ग्रेचुइटी वाला पोर्शन से हम लोग का आज का डिस्कशन फिर से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेचुइटी मालिक एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय को अगर ये सब मिलता है तो उसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ये ग्रेचुइटी सैलरीज में माना जाएगा। इसका दो पार्ट, ग्रेचुइटी आप सर्विस के चलते हुए आपको मिल सकता है, या आफ्टर सर्विस मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको मिल सकता है। रिटायरमेंट के बाद ही मिलना चाहिए ग्रेचुइटी, लेकिन अगर आपको सर्विस में मिलेगा, जितना मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और आफ्टर द सर्विस अगर रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है तो दो केस होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉयज का दो पार्ट आता है, एक ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होता है, एक नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट वी हैव ऑलरेडी डन। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। सेक्शन नंबर 10(10)(3) था, 10(10)(2) सॉरी। सेक्शन नंबर लिख लो एक बार। ये कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में था। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख और 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब हम आपको बोला था जितना साल पूरा काम किया है उतना लेना है। जैसे कि ये देखो, 9 ईयर 2 महीना तो 9 साल लेना है, 7 ईयर 6 मंथ्स लेगा तो 7 ईयर्स होगा। बट अगर 10 ईयर्स 9 मंथ्स होता है तो 11 साल। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या सीखा, अगर आपका ग्रेटर देन 6 मंथ्स हो जाएगा उसको आप 1 ईयर मान लेना, राउंड ऑफ कर लेना। तो ये हो गया कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। और सैलरी पर मंथ में क्या आता है, सैलरी पर मंथ में आता है बेसिक प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीना आप रिटायर किए हो या लास्ट आपको जो सैलरी मिला है, वो सैलरी में बेसिक और डीए का अमाउंट कितना था उसको जोड़ोगे तो आपको सैलरी आ जाएगा। ऑन दिस बेसिस लेट अस कम टू द क्वेश्चन। हमने एक एग्जाम्पल करवाया था और बुक से आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 4। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। Mr. Ashwin retired on 17/7/2020. ओके, 27 साल 6 महीना। हम आपको बोला था 6 महीना क्रॉस करेगा तो राउंड ऑफ करना, नहीं तो मत करना। ये से 6 महीना क्रॉस नहीं किया। एंड रिसीव्ड 6 lakhs as gratuity from his employer. He is covered by the पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 में कवर हो जाएगा। फाइंड द टैक्सेबल ग्रेचुइटी कंसीडरिंग हिज फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीना वो रिटायर किया उसका बेसिक सैलरी 5,000, डेने सैलरी 3,000। ये कमीशन और फीस कोई काम का नहीं है, तो क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। गॉट इट एवरीबॉडी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम डाल देना। टैक्स में ना पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि पर्टिकुलर्स में बहुत कुछ हम लोग को लिखना पड़ता है। अकाउंट्स में जैसे कि पर्टिकुलर्स में 2 लिखना था तो हो जाता है, पर टैक्स में पर्टिकुलर्स में बहुत डिटेलिंग हम लोग को करना पड़ता है, तो थोड़ा बड़ा रखना। अच्छा, अब सबसे पहले ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ग्रेचुइटी रिसीव में मेरा यहाँ पर अमाउंट था 6 लाख रुपीस का, तो आउटर कॉलम में 6 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड। लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, बस एग्जेम्प्टेड लिखने का दरकार नहीं है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2
एग्जेम्प्टेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लेस का मतलब ही एग्जेम्पशन हो जाता है। अंडरलाइन पॉइंट नंबर ए, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, कितना मिला मेरे को? 6 लाख, इनर कलम में। पॉइंट नंबर बी में स्टैट्यूटरी लिमिट था, $20 lakhs। फिर पॉइंट नंबर सी, 15/26, 15/26 मतलब महीने का 30 दिन होता है। हम लोग का यहाँ पर 30 दिन में से 4 संडे, 4 वीक का 4 संडे को हटाता है तो 26 दिन, 26 दिन का 15 दिन, मतलब आधा महीने का सैलरी बोला जा रहा है यहाँ पर। 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पहले फॉर्मूला को लिखोगे, फिर नीचे में ब्रैकेट में अमाउंट्स को डालोगे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ, नीचे में ब्रैकेट 15/26, कितना साल था हम लोग का? 27 ईयर्स, 27 ईयर्स 6 मंथ्स, तो हम लोग 27 साल ही लेंगे। इनटू सैलरी पर मंथ में बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस 5 + 3 8,000, या फिर ब्रैकेट में लिखा है मैंने तो 5 + 3 लिख के लिखा हो, बेटर होगा। 5,000, एक सेकेंड, 15/26 इंटू 27 इंटू 5,000 बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस 3,000, टोटल 8,000 हो जाता है। लेट अस सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 8,000 into 27 into 15 divided by 26, 1,24,615 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लो। तो ये तीन में से लोअर कौन सा हुआ? तीन में से लोअर 1,24,615 आता है। इसको हम लोग माइनस करेगा, एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हो जाएगा मेरा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। जल्दी से रिवाइज कर लो सब लोग। $4,75,385, 75। किसी को कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछ लो। एवरीबॉडी गिव हेडिंग। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ब्रैकेट में लिखो सेक्शन नंबर 1010 सबसेक्शन 3, सॉरी क्लॉज 3, अंडर सेक्शन, ऐसे लिखो। मेरे को बहुत जन पूछते हैं क्या सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है? पूरा इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर से भरा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि आपको हर एक चीज का सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा। जो जो हम बोल देगा उसी को आप याद रखो, बेटर होगा आपके लिए, आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, इंप्रेशन भी अच्छा होगा एग्जामिनर के लिए। तो कवर्ड अंडर में आ जाता है 1010 सबसेक्शन 2, क्या बोला, 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2, और ये आ जाता है 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, minimum of the following exempted। ठीक है, क्या क्या एग्जेम्पशन में आ जाता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में? वहां पर कवर्ड अंडर में पहला पॉइंट क्या था? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो यहां पर भी पहला पॉइंट सेम, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड।
पॉइंट नंबर बी, सॉरी पॉइंट नंबर 2, statutory limit, ₹20 lakhs. पॉइंट नंबर 3, पहला 2 पॉइंट एकदम सेम था, हम आपको लास्ट क्लास भी बोला था कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में संडे का बेनिफिट मिलता है तो संडे हटाया जाता है तो 26 डेज हो जाता है। यहां पर आपको संडे का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो 15/30 यानी कि हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। वहां पर सिर्फ सैलरी था, यहाँ पर एवरेज सैलरी पर मंथ। सर मतलब डिफरेंस होगा, एकदम डिफरेंस हो जाएगा, बहुत सारा डिफरेंस आएगा, अभी हम लोग इसको गो थ्रू करेगा। आप लोग पहले यहां तक लिख लो, ये 3 में से जो लोअर होगा वो आपका माइनस होगा, जल्दी से लिख लीजिए एक बार। I hope this is done. Moving on to note. Completed year of service. पॉइंट नंबर 3 में जितना चेंजेस आ रहा है उसमें संडेज का बेनिफिट मिल जाए तो 15/26 आता है। ये भी लॉजिक बोला था, कैसे याद रखना है, 15/26 ज्यादा होता है, हाफ कम होता है, तो 15/26 ज्यादा होगा मतलब एग्जेम्पशन ज्यादा, तो दैट इज बेटर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। नॉट कवर्ड में हाफ हो जाता है तो उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नोट में हाफ वाला लिखना नहीं है, वो तो लॉजिकल है, आपको याद रहेगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब लिख लो, वहां पर जैसे आपको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट मिलता था, यहां पर आपको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर मतलब एक ही एग्जांपल देगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपने जॉब किया है 9 years 10 months, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में उसको 10 साल माना जाएगा, यहां पर इसको 9 years माना जाएगा। नो राउंडिंग ऑफ। सर 9 साल 11 महीना तब भी नहीं माना जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये एग्जाम्पल लिख लो, कॉपी में होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एवरेज सैलरी पर मंथ। सबसे पहले सैलरी में यहां पर आता क्या क्या है, वहां पर सैलरी में आता था डीएनएस, बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस, बस। यहां पर सैलरी में आएगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस forming part of retirement benefits plus commission as fixed percentage on turnover. You need to understand each and everything I will be explaining. पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। फिर से बता रहा है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। अच्छा एवरेज बाद में जाएगा, पहले इसको समझा लेते एक बार। बेसिक सैलरी वी ऑल नो, जो हमको एकदम स्टार्टिंग में मतलब उतना मिलेगा ही मिलेगा, तो वो बेसिक सैलरी होता है। डीए फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है? डीएनएस अलाउंस एक अलाउंस होता है, आपको दिया जाता है बाय द मालिक। उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है आपको ऐसे ही डीएनएस अलाउंस दिया जा रहा है, एक होता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब ये डीएनएस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब ग्रेचुइटी बोलो, पेंशन बोलो, ये सब में डीएनएस अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है आपको सैलरी निकालने के लिए टोटल।
तो डीएनएस अलाउंस अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब रिटायरमेंट का कैलकुलेशन में ये सब डीएनएस अलाउंस लिया जाएगा। और सर अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता है तो उसको नहीं लिया जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा फॉर्मिंग पार्ट या नॉट फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है। अब डीएनएस अलाउंस होता क्या है, दैट आई हैवंट एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास। डीएनएस अलाउंस होता क्या है हम आपको बता रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ डियर? किसी को आइडिया है? बहुत जन बोलेगा सर हिरन। ना बाबू, उसका स्पेलिंग अलग होता है, DEER। सर ये तो सर माई डियर बहुत क्लोज जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं। क्या ये सही है या कुछ और मीनिंग होता है? पार्टिसिपेट जल्दी से बोलो चैट सेक्शन में। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डीएनएस अलाउंस का डियर? अच्छा पूरा लिख लेता है। डीएनएस का स्पेलिंग ये होता है। यहाँ पर डियर का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? कम ऑन, जो लोग क्लास 12 में किया था वो लोग को तो पता होना चाहिए। तो दोज हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लोग का डीएनएस अलाउंस नहीं मिलता है? नो, एजुकेशन अलाउंस इज सेपरेट। कंपनी एम्प्लॉय को दिया जाता है, मालिक देता है, वी ऑल नो, बट डीएनएस ऐसा अजीबोगरीब नाम क्यों? डीएनएस का मतलब क्या है? वेरी गुड अमन, वेरी गुड वेरी गुड। डियरनेस नो, नॉट क्लोज वन, वही हम बता रहे हैं ना, माई डियर वो सब नहीं है। डियरनेस का मतलब हो जाता है हर साल प्राइस का जो इन्फ्लेशन होता है वो प्राइस इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको बोला जाता है डीएनएस अलाउंस। से एक बार फिर से बोलिए। से तुमने या तुम्हारा कोई रिलेटिव, पापा, दादाजी, चाचा जी, वो शायद जॉब में घुसे थे 1990 में, 20 साल पहले। तब उनका बेसिक सैलरी था 5,000 रुपया। तो तब जब जॉब में घुसे थे सबको को लगा वाओ 5,000 सैलरी, 10,000 सैलरी काफी ज्यादा है। ऑब्वियसली तब का जमाने में, 90s का जमाने में 10,000 सैलरी स्टार्टिंग में इज लाइक ह्यूज। नाउ थिंक वेरी केयरफुली। वही सैलरी अगर आपका पूरा जिंदगी में, मतलब अभी 2020 है, अभी भी अगर वही वाला सैलरी रहता है कुछ होगा? नो। तो देयरफॉर ये सैलरी के साथ बेसिक सैलरी जो 10,000 या 5,000 जो भी आपका फिक्स किया रहता है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा हम लोग और पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज प्राइस एज कंपेयर टू योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो वो जो इंक्रीज प्राइस को मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको डियरनेस अलाउंस कहलाता है। यहाँ पर डियरनेस का मतलब होता है एक्सपेंसिव। इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस हुआ करता है, दिस पेन इज डियरर देन दैट पेन, मतलब क्लोज पेन नो, ये पेन उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो डियरनेस अलाउंस मतलब भी हो जाता है एवरीडे फ्लक्चुएशंस के लिए आपका पैसा तो शॉर्टेज हो जाएगा, तो इसीलिए उसको मीट करने के लिए डियरनेस अलाउंस। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हम बता रहे हैं जो बेसिक है उसका 100 या 120% डीएनएस अलाउंस होता है। मतलब अगर आपका 10,000 है, 10,000 रुपया और आपको मिलेगा डीएनएस अलाउंस का, या उससे ऊपर ही मिलेगा, प्लस और भी साइड का अलाउंस रहता ही है। सो डीएनएस अलाउंस, आई होप यू ऑल गॉट दैट पॉइंट। और रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है आपका रिटायरमेंट के बाद आपको ये अलाउंसेस का कैलकुलेशन लिया जाएगा, इसीलिए उसको रिटायरमेंट बेनिफिट बोला जाता है। जो कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा उसको नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट बोला जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो रहा है वो वाला पोर्शन, प्लस ध्यान से कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। अब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, सेल्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करके जो कमीशन होगा वो भी लिया जाएगा। से वहां पर बोलता है कमीशन इज इक्वल टू 5,000 पर मंथ। बोलिए क्या ये लिया जाएगा सैलरी का डेफिनेशन में? yes or no, shall we take this commission? this will not be taken, why sir? क्या ये कमीशन सेल्स के ऊपर बेस करके? नो। एक अमाउंट फिक्स किया गया है, ऐसा नहीं चलेगा। जो कमीशन सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो लिया जाएगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट
केस में बता रहा है कमीशन ऑन सेल्स 1000 रुपीज पर मंथ, क्या ये लिया जाएगा? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, बोलो क्या ये लिया जाएगा? yes or no? पार्टिसिपेट करो भाई लोग, क्या हो रहा है आज? सुनो ध्यान से, यहां पर बोला था फिक्स परसेंटेज होना चाहिए, यहां पर फिक्स अमाउंट है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर बोल देता है कमीशन ऑन सेल्स इज इक्वल टू 10% और सेल्स आपका वैल्यू दे देगा कुछ भी से 2 लाख या 1 लाख जो भी हो, तब आपका कमीशन 20,000 लिया जाएगा। कैसे आया? सेल्स के ऊपर 10%, यानी कि परसेंटेज इज फिक्स दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल्स। सेल्स ज्यादा होगा कमीशन ज्यादा होगा, सेल्स कम होगा कमीशन कम होगा। कमीशन के अमाउंट इज नॉट फिक्स, ऐसा कमीशन को लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। ये हो गया सैलरी का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज का मतलब क्या होता है सर? एवरेज सैलरी for last 10 months preceding the month of retirement। क्या समझे? ये चल रहा है हम लोग का जून का महीना। अब जून का महीना में आप ऑफिस छोड़ दे रहे हो, आपको जॉब नहीं करना है, रिटायरमेंट ले रहे हो या कहीं और जॉब करना है, वट एवर इट इज, आप ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, तो फिर आपका सैलरी देखा जाएगा इस महीना, जिस महीना रिटायर कर रहे हो उस महीने को छोड़ो, यानी कि जून का महीना को छोड़ो, तो प्रीवियस मंथ यानी कि मई से लेके 10 महीना पिछला पीछे की तरफ गिनो, तो जनवरी से मई 5 महीना हो जाता है, तो लास्ट ईयर में और 5 महीना, यानी कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। तो अगस्त 2020 से लेके मई 2021 तक आपका 10 महीना होता है। इस 10 महीना में आपका सैलरी लिया जाएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट लिया जाएगा और कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिया जाएगा। ये 10 का टोटल करोगे, करके डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बहुत ध्यान से देख लेना, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट बोला है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं बोला। मतलब आज है 12 तारीख, आज रिटायर किया तो कल से गिनना मत स्टार्ट करना, ये महीने को छोड़ दो, इसके पहले का 10 महीने के बारे में हम लोग को सोचना है। ठीक है सर, सम करेंगे और क्लियर होगा, ऑब्वियसली सम करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। सिर्फ थ्योरी करके कोई टैक्स में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया है। प्रोविजंस बहुत जन रट लेता है भाई, आई एम टेलिंग यू, रोज देखता है रोज पढ़ता है, प्रोविजन पूरा पानी की तरह ही हो जाता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरे को जो टीचर हम टैक्स पढ़ते थे, मेरे से रोज क्लासेस में पूछा जाता था, मेरा प्रोविजन पूरा अच्छे से रटा हुआ था, एक एक लाइन रटा हुआ था, लेकिन एग्जाम के बीच पहले हमने सम्स प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया था। बीकॉम का जो कॉलेज का एग्जाम हुआ था हम लोग का, हम फुल कॉन्फिडेंस में गया, जाके जब सम देता है, आई कैन ओनली बी एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूले, हमको पता है कि ये स्टेप्स होता है ये होता है, बट सम में कैसे सॉल्व करेगा, करने गया अटक गया। तो ऑलवेज रिमेंबर सैलरीज, कोई भी टैक्स का चैप्टर अनलेस एंड अनटिल अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो प्रोविजन याद रख के कोई नहीं होगा। आपको कभी प्रोविजन नहीं पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेजुइटी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेजुइटी अंडर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग लिखना पड़ेगा, जिंदगी में नहीं पूछेगा, आपको सम दे देगा। तो हम लोग अभी यहां तक सम करेगा एक, Mrs. Payal retired from whatever limited on 29 अगस्त 2020
आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years 9 months, ओके सर. Received a gratuity of 2 लाख, ओके सर. Her last drawn salary basic 10,000, DNS allowance 5,000, ओके सर. कमीशन बीइंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, मतलब आपका परसेंटेज में था, वो लोग टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट करके 2,000 रुपया दे दिया गया है. तो ये आप लेना जरूर. अब ये मत समझना रहे सर ने बोला था फिक्स्ड अमाउंट दे दिया तो नहीं होगा. ये परसेंटेज बोला ना, तो परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको दे दिया 2,000 रुपया पर मंथ. कमीशन ऑन प्रॉफिट ये नहीं लिया जाएगा. हाँ, लास्ट इंक्रीमेंट भी हुआ था. अच्छा, याद है लास्ट क्लास किए थे, तो वो इंक्रीमेंट के बारे में बोला. 1 जनवरी 2020 में उसका बेसिक सैलरी 1,000 से बढ़ा, डीएनएस अलाउंस 500 से बढ़ा. फाइंड टैक्सेबल ग्रेचुइटी, पहले आपको देखना है कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है. शी इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. तो 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3 में आ जाता है. मेहनत का बात आ जाता है, वर्किंग नोट का बात आ जाता है. तो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन, वर्किंग नोट. सबसे पहले आप लिखोगे इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट. 29 अगस्त 2020. इसके पहले का 10 महीना लेना है हम लोगों को. सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट. यहां पर पूरा ही वो फॉर्मिंग पार्ट ले लेना, प्लस कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर. वैल्यूज नहीं लिखना है, ठीक है. लास्ट 10 months, दैट इज फ्रॉम अगस्त का महीना को भूलो, तो जुलाई तक, तो मतलब कितना महीना हो गया, 7 महीना. और लास्ट ईयर में और 3 महीना, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर. फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू जुलाई 2020. आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी. 10 महीने का हिसाब आ रहा है, राइट? नेक्स्ट, इंक्रीमेंट 1 जनवरी में हुआ था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पुराना सैलरी, जनवरी से नया सैलरी. ये जो सैलरी है, हर लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जिस तारीख को रिटायर किया उसके पहले तक उसका बेसिक सैलरी कितना था, 10,000. तो ये इंक्रीमेंट के बाद का सैलरी है. इंक्रीमेंट हुआ कितना, बेसिक 1,000. इंक्रीमेंट के पहले कितना सैलरी था, 9,000. इज दिस ओके एवरीबडी? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी. दो टाइम पीरियड में बांट देंगे हम लोग. एक होगा 2019 वाला बिफोर इंक्रीमेंट, फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू दिसंबर 2019. बेसिक 9,000 रुपीज पर मंथ, 3 महीना आ जाता है 27,000. डीएनएस अलाउंस पूरा मान लेगा फॉर्मिंग पार्ट. डीएनएस अलाउंस कितना था, 5,000, बट बिफोर इंक्रीमेंट 4,500. तो 4,500 इंटू 3, 13,500. कमीशन में तो कोई इंक्रीमेंट है नहीं, कमीशन को बाद में कर लेना. 13 प्लस 27, 40,500 पहला 3 महीने का. फिर फ्रॉम जैन 20 टू अक्टूबर 20, सॉरी जुलाई 20.
बेसिक 1000 से बढ़ के 10,000 हो जाता है, 7 महीना गिन के देखना, 70,000, डीएनएस अलावेंस 5,000 इंटू 7, 35,000, टोटल 1,05,000। तो लास्ट 10 महीने का बेसिक और डीएनएस अलाउंस हो गया। अब आएगा कमीशन इज इक्वल टू फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना था, 2,000 पर मंथ। तो 2,000 10 महीने का निकालना है तो इंटू 10, 20,000। टोटल करो 1,25,000, 1,65,500। इज दिस ओके एवरीबडी? टोटलिंग कैलकुलेशंस, ये हो गया टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। हमको एवरेज करना है, एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 1,65,500 डिवाइडेड बाई 10, 16,550। ये मेरा एवरेज सैलरी पर मंथ आ चुका। यही चीज हम लोग डालेंगे, ये जो यहां पर था ना एवरेज सैलरी पर मंथ, यहां आ जाएगा। एवरीबडी प्लीज रिवाइज, कोई भी डाउट है तो पूछो, इसके बाद वाला स्टेप्स आप सॉल्व करो, कोशिश करो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युइटी सबसे पहले ग्रेच्युइटी रिसीव्ड, ग्रेच्युइटी रिसीव्ड इज इक्वल टू, आउटर कलम में अमाउंट डालोगे कितना था, 2 लाख। लेस minimum of the following, under section 10 subsection 10 clause 3, point number A, amount actually received, इनर कलम में 2 लाख। पॉइंट नंबर बी, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख। नंबर सी, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हम लोग यहां पर लेंगे 30 ईयर्स 9 मंथ्स मतलब 30 ईयर्स इंटू 16,550। 30 इंटू 16,550 डिवाइडेड बाई 2, 2,48,250 आ रहा है। लोअर तो 2 लाख ही आ रहा है, तो नील हो जाता है, मतलब पूरा एग्जेम्पशन हो गया, नथिंग विल बी टैक्सेबल। ओके एवरीबॉडी, तो टैक्सेबल अमाउंट में मेरा नील आ जाता है, इसका पूरा ही छूट मिल जाएगा, नथिंग विल बी टैक्सेबल। ठीक है, ओके एक और सम करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. Oldman retired from his job after 29 years, 6 months, 15 days. अच्छा, 17/12/2020।
and received gratuity of 4 lakhs. His salary at the time of retirement, basic 6000, DNS 1200, हाउस एंड अलाउंस नाम नहीं सुना, और मैंने डेफिनेशन में बोला था कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट में बेसिक और डीएनएस आता है, नॉट कवर्ड में बेसिक, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और कुछ नहीं आता है। तो ये हाउस एंड अलाउंस का कोई काम नहीं होगा। कमीशन ऑन टर्नओवर 1% बोल दिया है, कमीशन ऑन प्रॉफिट नहीं लेंगे। ही गॉट एन इंक्रीमेंट, अच्छा बेसिक सैलरी 1000 रुपया से बढ़ गया 1/4/2020 को, सेल्स दे दिया 1 लाख पर मंथ, तो आपका कमीशन भी आ जाएगा, कितना होगा। कैलकुलेट इज टैक्सेबल ग्रेजुइटी, ए बी सी, देयर आर 3 केसेस। तो ये तीनों केसेस में हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग का टैक्सेबल ग्रेजुइटी कितना है। तो लेट अस स्टार्ट, एक एक करके आराम से करना है आप लोगों को, तीनों केस में जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डबल ई मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सबसे पहले आपको देखना है ये जो बंदा रिटायर करता है ये ग्रेजुइटी उसको कब मिलता है, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पहले। रिटायरमेंट के पहले अगर मिलेगा तो वो कोई भी एम्प्लॉय हो जाए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर बोल रहा है ही सैलरी नहीं, सॉरी, रिसीव ग्रेजुइटी 17/12/2020, मतलब जब रिटायर किया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम बोला था फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर रिटायरमेंट के बाद मिलेगा तो, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ₹4 लाख जो मिला उसको ग्रेजुइटी, ये टैक्सेबिलिटी नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट, तो कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट के हिसाब से करना है आप लोगों को। तो यहां पर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुइटी, कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट, कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट। सबसे पहले ग्रेजुइटी रिसीव्ड, पर्टिकुलर 7 रुपीज ऑब्वियसली होगा, लिख लेना। आउटर कलम में 2 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2। पॉइंट नंबर ए, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड which is 2 lakhs only. Point number B, statutory limit, $20 lakhs. पॉइंट नंबर सी, हाफ नहीं होगा, संडे का बेनिफिट मिलेगा तो 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां पर आपको राउंड फिगर करना है, 6 महीने के ऊपर हुआ तो वहां से 6 महीना 15 दिन है, तो 29 साल की जगह आप 30 साल ले लोगे, 30 ईयर्स। इसके बाद बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस करना है हम लोगों को। बेसिक बेसिक बेसिक, His salary at the time of retirement 6000 बेसिक, 1200 डीएनएस। रिटायरमेंट का टाइम में जो बेसिक होगा वो लिया जाएगा, 6000 प्लस 1200, तो 7200 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। क्रॉस चेक करना कितना आ रहा है, 124,615। तो मिनिमम तो यही आता है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा मेरा टैक्सेबल ग्रेजुइटी। एक बार क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट,
सबसे पहले लिखना है डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट आता है हम लोग का 17/12/2020। लास्ट 10 months सैलरी दैट इज फ्रॉम दिसंबर को छोड़ो, नवंबर तो फरवरी से होगा शायद। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फरवरी 2020 टू दिसंबर 2020। इंक्रीमेंट क्या इसके बीच आता है? हाँ सर, इंक्रीमेंट अप्रैल में बोला था। इंक्रीमेंट हम लोग का 1/4/11 को बोला था, सॉरी 1/4/2020 को बोला था। तो ये इंक्रीमेंट के बीच आ जाता है, तो हम लोग उसको तोड़ के करेंगे, जस्ट लाइक लास्ट टाइम में किए थे, बिफोर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट। ये दिसंबर नहीं होगा, ये नवंबर होगा एक्चुअली। दिसंबर में तो रिटायर हो रहा है। तो फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन सबसे पहले फरवरी 2020 एंड मार्च 2020 का करोगे, क्योंकि अप्रैल में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बेसिक सैलरी चेंज हो जाएगा। इंक्रीमेंट सिर्फ बेसिक सैलरी में ही हुआ है। बेसिक सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट हुआ, अभी बेसिक हुआ मेरा 6000, तो इंक्रीमेंट के पहले कितना था? 5000। तो 5000 बेसिक में डालोगे, 5000 इंटू 2, 10,000। डीएनएस अलाउंस में इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है, बट फिर भी आप इसको 2 महीना 8 महीना में बांट के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनएस अलाउंस 1200 रुपया है, तो 1200 इंटू 2, 2400, तो 12400। फिर आता है अप्रैल 2020 से नवंबर 2020। बेसिक बढ़ गया, 5000 की जगह में बेसिक 6000 हो गया। इंटू 8, 48,000। डीएनएस अलाउंस में नो चेंज, बढ़ता तो यहां पर इंक्रीज वाला लिखते, 9,600, 58,000, सॉरी 57,600। और लास्ट मेरा कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको अलग से कर लेते हैं हम लोग। सेल्स का अमाउंट दे दिया था 1 लाख रुपया प्रति महीना, हमको चाहिए 10 महीना के लिए, इंटू 10 इंटू 1% था क्या? 1% था, देखो। तो 10 महीने का 10 लाख, 10 लाख का 1%, 10,000 आ रहा है। टोटल कर दीजिए, 22, 57, 79,600। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशंस। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युइटी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युइटी।
ये 80,000 आ रहा है क्या? या माय कैलकुलेशन रॉन्ग था, ठीक है। ये 28, 50, 60, 70, 80,000, राइट। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, ₹2,00,000 आउटर कलम में, या आप ग्रेचुइटी रिसीव्ड भी लिख सकते हो, लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3। amount actually received 2 lakhs, statutory limit 20 lakhs, नंबर 3 हाफ होगा इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, डायरेक्टली लिख देगा, नो राउंड फिगर। 29 ईयर्स तो 29 ईयर्स ही डालोगे। अच्छा एक और चीज था, ये जो था ना, ये 80,000 10 साल का सैलरी था, ठीक है, 10 महीने का। तो एवरेज सैलरी होगा आपका 80,000 बाई 10 इज इक्वल टू 10,000। आप वहां पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पर भी कर सकते हो, इंटू 80/8, 80/10 कर सकते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, 80/10 होगा। $8,000। So you can do it over there or you can do it over here also. Into 8,000 directly लिख लो फिर। Let us calculate. 1,16,000। ग्रेजुएटी 4 लाख है क्या? जो आएगा वो देख लेना क्वेश्चन में। 4 लाख, राइट। यहाँ पर भी मैंने 2 लाख किया है, 4 लाख हो जाएगा। Okay, everybody. So this completes our gratuity. Gratuity में और कुछ है नहीं, one of the most important part of your salaries. जल्दी से इसको रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो।